नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल एंड वेलकम टू मैन एंड ब्रेन्स। मैं हूं आपका मैथ्स मेंटर राहुल। गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, व्हेनेवर यू आर एंजॉयिंग दिस सेशन एंड प्रिपेयरिंग फॉर राष्ट्रीय प्रतिभा खोज परीक्षा अर्थात एनटीएससी। और इस परीक्षा में हम देखिए हमारे सारे टीचर जो कि आपको एनटीएससी की पढ़ाई करवाते हैं और आप स्टूडेंट जो कि इसकी पढ़ाई करते हैं और मेहनत करते हैं, हम अगर साथ में मिलकर मेहनत करेंगे, दृढ़ निश्चय कर लेंगे कि हमें ये परीक्षा पास करनी है, तो हम पक्का कामयाब होंगे। अब एक दिन होंगे जिस दिन, वो एक दिन कौन सा होगा? जिस दिन हमारा एग्जाम होगा। चलिए, आज का जो हमारा सेशन है वो किस पे डेडिकेटेड है? तो बेसिकली आज हम शुरू कर रहे हैं हमारा नया टॉपिक एक, जिसका नाम है अलजेब्रा। एनटीएससी में इसका काफी अच्छे सारे सवाल आते हैं यहाँ पे इस पूरे टॉपिक से। तो हमारा जो सैड पार्ट होता है, जिसमें मैथ्स एक बहुत ही छोटा परंतु महत्वपूर्ण पार्ट है 20 सवालों का, जिसके बारे में आपको पता रहता है कि ये 20 सवाल अगर आप अच्छे से सॉल्व करेंगे तो आपकी परीक्षा आसानी से निकल जाएगी। क्योंकि जहां पे लोगों की मैथ, सोशल या फिर साइंस अच्छी हो जाती है, काफी लोगों की मैथ्स वीक होती है, तो यदि आप मैथ्स पे अच्छे से ध्यान देंगे और सारे सवालों का सही जवाब देंगे तो आपकी परीक्षा पास होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और यदि आपकी मैथ्स अच्छी होगी तो वो आपको इनडायरेक्टली आपके लॉजिकल रीजनिंग और मैथ वाले पार्ट में भी काफी हेल्प करता है। चलिए, तो उसका एक नया टॉपिक अलजेब्रा, जो कि आपको मैथ में भी कई बार यूज होता है, उसको हम यहाँ पे पढ़ना शुरुआत करेंगे। और इसमें सबसे पहली चीज जो हम पढ़ने वाले हैं वो है पॉलिनोमियल। अब ये पॉलिनोमियल क्या होता है, कैसा होता है, उसको हम थोड़ा समझने का प्रयास करेंगे यहाँ पे। वैसे तो आप इसको कक्षा 9वीं और 10वीं में बहुत बार पढ़ते हैं, परंतु यहाँ हम थोड़ा सा रिवीजन करके आगे बढ़ेंगे और सवालों की ओर जल्दी से रुक करेंगे ताकि आपका समय वेस्ट ना हो। तो एक क्विक रिवीजन, उसके बाद हम सीधे मूव करेंगे क्वेश्चंस की ओर। चलिए, तो भाई यहाँ पे आपको बताया गया है कि एन एक्सप्रेशन, जहां पे एक वर्ड जो कि मिसिंग है वो है अलजेब्रिक। मिसिंग मतलब है वो लिखा नहीं जाता है, वो समझा जाता है कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की बात हो रही है। और अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के बारे में आप कक्षा 8वीं में पढ़ चुके हैं, ठीक है। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है? जब नंबर्स और आपके लेटर्स जो होते हैं इंग्लिश के, उनका जब मिक्सचर हो जाता है। तो बेसिकली मान लीजिए किसी इंग्लिश के टीचर को जब किसी मैथ्स की क्लास में भेज दिया जाए और उन्होंने खिचड़ी पका दी, तो उनको आप कहते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, जहां पे नंबर्स और वेरिएबल्स को साथ में लिया जाता है। और उसी टर्म से इस टॉपिक का नाम पड़ा है अलजेब्रा, क्योंकि इसमें आप नंबर्स और वेरिएबल्स दोनों की चर्चा करते हैं। चलिए, तो एक ऐसा एक्सप्रेशन जो कि इस बताए हुए फॉर्म में है, जहां पे है a0x की पावर n, a1x की पावर n माइनस 1, मतलब अलग अलग यहाँ पे नंबर्स और वेरिएबल्स हैं, और वेरिएबल्स की अलग अलग पावर भी हैं। तो n-1, n-2, n-3, इनको देख के आपको डरने की जरूरत नहीं है। यदि मैं आपको इसको सरल सिंपल भाषा में इसको एग्जांपल दूं तो ये बेसिकली है, मान लो 3x की पावर 4 प्लस 4x की पावर 2, 3 प्लस 7x का स्क्वायर प्लस 10x प्लस 5। तो नंबर्स और वेरिएबल्स का कॉम्बिनेशन, जहां पे जो ये a के साथ लिखे गए हैं उन्हें आप नंबर्स कह सकते हैं, उन्हें आप नंबर्स वेरिएबल्स कहते हैं, और x के साथ जो लिखे गए उन्हें आप वेरिएबल्स कहते हैं। उन्हें यहां पे यदि साथ में रखा जाता है कुछ इस प्रकार कि जो नंबर्स है वो कैसे हैं सर? वो है रियल नंबर्स, मतलब फ्रैक्शन, डेसिमल, रैशनल, इरैशनल, कुछ भी हो सकते हैं। कौन? नंबर्स। हालांकि जो वेरिएबल्स हैं उसकी पावर कैसी होगी? नॉन नेगेटिव इंटीजर हो, क्योंकि n यहां पे क्या है? n यहां पे एक नॉन नेगेटिव इंटीजर है। तो जो वेरिएबल है वो नॉन नेगेटिव इंटीजर होगा और जो नंबर है वो कैसा होगा? वो रियल नंबर होगा। तो आप कहेंगे उसको पॉलिनोमियल। यहां पे अगर मैं आपको एग्जांपल दूं कि √2x² एक पॉलिनोमियल है, हालांकि 2 स्क्वायर या फिर आप 4 लिख लीजिए, 4√x एक पॉलिनोमियल नहीं है। तो भाई √2x² पॉलिनोमियल है, परंतु 4√x पॉलिनोमियल नहीं है, क्योंकि नंबर्स के लिए कोई कंडीशन नहीं है, वो बस रियल होने चाहिए। हालांकि वेरिएबल्स के लिए कंडीशन है कि वो क्या होनी चाहिए? उनकी पावर नॉन नेगेटिव इंटीजर, और जब पावर रूट में है तो वो कैसी हो जाती है? फ्रैक्शन हो जाती है। रूट का मतलब क्या? पावर कितनी है? 1/2 है। तो ये पॉलिनोमियल नहीं है, हालांकि ये ऊपर वाला पॉलिनोमियल है। चलिए, ये आपका स्टैंडर्ड फॉर्म आप कह सकते हैं, बस आपको थोड़ा कंफ्यूज करता है, परंतु उससे घबराने की बात नहीं है। चलिए, पॉलिनोमियल इन द वेरिएबल x,
यदि पूरा पॉलिनोमियल केवल एक ही वेरिएबल की बात कर रहा है तो आप उसे कुछ इस तरीके से दर्शा सकते हैं। मान लीजिए एफ ऑफ एक्स, जी ऑफ एक्स, एच ऑफ एक्स, कुछ भी आप लिख सकते हैं। उदाहरण के तौर पे यदि उसमें एक ही वेरिएबल है वो है y, तो मान लो वाई स्क्वायर प्लस 5y प्लस 6 है, तो इसको आप कहेंगे एफ ऑफ y, मतलब बेसिकली पॉलिनोमियल ऑफ वेरिएबल y। ये है पॉलिनोमियल ऑफ वेरिएबल x, इसको आप f की जगह p ऑफ x भी लिख सकते हैं, p ऑफ y भी लिख सकते हैं कि पॉलिनोमियल ऑफ y है ये और पॉलिनोमियल ऑफ x है ये। जैसा कि यहां पे लिखा है भाई एफ एक्स इज इक्वल्स टू, मान लीजिए हमने ऊपर लिखा था 3x की पावर 4 प्लस 4x स्क्वायर प्लस, ऐसा नहीं कि 3 के बाद 4 फिर 5 ही आएगा, आप कुछ और भी लिख सकते हैं 7x प्लस यहां पे आप लिख सकते हैं 10x, 10 केवल नो x या फिर कोई दूसरा वेरिएबल। एक ही वेरिएबल यदि पूरे में है तो उसे आप कैसे डिनोट करते हैं, f ऑफ x से। चलिए इफ a0 दैट इज पहला वाला, a0 मतलब पहला वाला, यदि पहला वाला 0 के बराबर नहीं है, यदि पहला वाला 0 के बराबर नहीं है तो भाई जो n है उसको आप क्या कहते हैं, डिग्री कहते हैं। ठीक है, तो कोई आपसे यदि पूछेगा कि भाई f ऑफ x की डिग्री क्या है तो आप बताएंगे n। ठीक है, यदि पहला वाला 0 नहीं है तो फिर उसके वेरिएबल पार्ट को, उसके वेरिएबल पार्ट की जो पावर है उसे आप क्या कहते हैं, डिग्री कहते हैं। देखो अब लखनऊ से भोपाल आने के 2 रास्ते, 3 या 4 रास्ते, कौन कौन सा भाई, सड़क मार्ग, रेल मार्ग या फिर हवाई मार्ग। ठीक है, अब ये इन्होंने जो बताया वो थोड़ा लंबा रास्ता बताया, सड़क मार्ग बताया, हम आपको शॉर्टकट बताते हैं। बेसिकली वो कह क्या रहा है कि जिसकी भी पावर हाईएस्ट होगी, जिसकी भी पावर हाईएस्ट होगी उसे आप क्या कहेंगे, डिग्री कहेंगे। क्या कहेंगे, हाईएस्ट पावर ऑफ द पॉलिनोमियल इज कॉल्ड इट्स डिग्री। किसी भी पॉलिनोमियल की जो हाईएस्ट पावर, सबसे बड़ी पावर होती है उसे आप क्या कहते हैं, डिग्री कहते हैं। DEGREE, डिग्री। क्या आपको ये समझ में आया? जी सर। तो सर ये 0 वाला क्यों लिखा था भाई, वो लिखा है कि अगर मान लो उदाहरण के तौर पे मैं आपको एक इसका एग्जांपल देता हूं कि भाई एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 है, डिग्री कितनी होगी सर 2, हाईएस्ट पावर कितनी है 2। अब कोई लिख दे कि नहीं इसके आगे ये भी है 0 इंटू एक्स की पावर 10, ऐसे तो कोई ये भी लिख दे भाई 0 इंटू एक्स की पावर 100। क्या लिखा मैंने, 0 इंटू एक्स की पावर 100। क्या इससे आपका एक्चुअल पॉलिनोमियल कुछ चेंज होगा? नहीं सर। पर यदि ऐसा लिखोगे तो फिर जीवन में कभी डिग्री नहीं बता पाओगे। तो इसलिए क्या बोला कि a0 इज नॉट इक्वल टू 0, मतलब किसी जो पहला वाला कोएफिशिएंट है वो 0 नहीं हो सकता। तो यहां पे पहला कोएफिशिएंट 0 हो रहा है तो ये नहीं हो सकता, यहां पे भी हो रहा है ये नहीं हो सकता। यहां पे पहला कोएफिशिएंट है 1 तो इसकी डिग्री गिनी जाएगी। जो पहले के 2 मैंने लिखे थे उनकी डिग्री नहीं गिनी जाएगी, क्योंकि वो केवल आपके सवाल को जबरदस्ती बड़ा कर रहे हैं, वो सवाल में कुछ वैल्यू ऐड नहीं कर रहे हैं, क्योंकि 0 से मल्टीप्लाई करने पे उन दोनों की वैल्यू 0 हो जा रही है, तो वो पॉलिनोमियल में कुछ ऐड नहीं करने, इसलिए उनसे नहीं ली जाएगी डिग्री। जो भी ऐसा वो वाला वेरिएबल जिसकी पावर सबसे ज्यादा हो और उसका कोएफिशिएंट 0 ना हो तो ही आप डिग्री में गिनते हैं। क्योंकि अगर आप कोएफिशिएंट बना दोगे 0 फिर तो आप कितना भी पावर लगा लो, फिर तो कभी कोई एक यूनिक आंसर या फिर यूनिवर्सल आंसर आपको मिलेगा ही नहीं, जिसका सेंस नहीं है, फिर तो पूरी गणित ही फेल हो जाएगी। ऐसे तो हर चीज में 0 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहां पे थोड़ी और रिवीजन कर लेते हैं। यहां पे भाई टर्म्स किसे कहा जाता है, तो किसी भी पॉलिनोमियल के जो अलग अलग हिस्से होते हैं जिनको सब्ट्रैक्शन या एडिशन के साइन के थ्रू जोड़ा गया है उन्हें कहा जाता है टर्म्स। उदाहरण के तौर पे यदि 4x क्यूब प्लस 5x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 4 है तो यहां पे ये एक टर्म है, ये दूसरी टर्म है, ये तीसरी टर्म है, ये चौथी टर्म है। एक पॉलिनोमियल के अंदर एडिशन और सब्ट्रैक्शन के साइन से जुड़े हुए अलग अलग हिस्सों को क्या कहा जाता है, टर्म्स कहा जाता है। ठीक है, एंड an इज कॉल्ड द कांस्टेंट टर्म। जो लास्ट वाली होती है जिसके साथ कोई भी वेरिएबल, कौनो वेरिएबल नहीं जोड़ा होता है, उसे कहा जाता है कांस्टेंट टर्म, क्योंकि वो हमेशा जितनी है उतनी ही रहेगी। बाकी जो है आपके टर्म, जैसे कि हमने यहां पे लिखा था, बाकी जो है आपके टर्म्स जो भी दिखेंगे आपको थोड़ी देर में,
उनमें x की अलग अलग वैल्यू पुट करने पे आपको अलग अलग जवाब मिलेगा। हालांकि x की कितनी भी वैल्यू पुट कर दो, पॉजिटिव, नेगेटिव, फ्रैक्शन, डेसिमल, ये 4 वैसा का वैसा ही रहेगा, इसको कोई चेंज नहीं करेगा। जब कोई चीज वैसी की वैसी रहती है तो उसे आप क्या कहते हैं, कांस्टेंट कहते हैं। क्या कहते हैं, कांस्टेंट। ठीक है, चलिए, और A0, A1, A2, ऐसे सो ऑन, जो भी हमारे ये जो नंबर्स हैं, जैसे यहाँ पे 4 है, 5 है, 7 है, ये -4 है, ये सारे क्या हैं, आपके कोएफिशिएंट्स हैं। ध्यान देने वाली बात, यदि कोएफिशिएंट के आगे का साइन पॉजिटिव है तो आप पॉजिटिव साइन लगाएंगे, यदि आगे का साइन नेगेटिव है तो नेगेटिव लगाएंगे। तो कोएफिशिएंट अपने साथ जो भी साइन लेके आया था उसको साथ में लेके चलता है। हालांकि प्लस साइन को हम लिखने के आलस में छोड़ देते हैं कि जहां पे कुछ नहीं लिखा है वहां पे प्लस ही माना जाएगा, लेकिन जहां माइनस है वहां तो माइनस साइन लगाना ही पड़ेगा। क्या आपको ये समझ में आया? जी सर। चलिए, इफ ऑल द कोएफिशिएंट्स ऑफ ए पर्टिकुलर एक्सप्रेशन ऑफ अ पर्टिकुलर पॉलिनोमियल आर 0, देन एफ ऑफ एक्स इज कॉल्ड अ जीरो पॉलिनोमियल। अगर, एक बात बताइए, खुद ही सोच के बताइए, यदि सारे कोएफिशिएंट 0 हो गए, मतलब वेरिएबल के आगे के सारे नंबर्स क्या हैं, 0 हो गए, तो पूरा एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा सर? 0 ही हो जाएगा भाई। 0 इंटू एक्स स्क्वायर, 0 इंटू एक्स प्लस 0 इंटू समथिंग, जो भी कोएफिशिएंट है, मान लो जो भी वेरिएबल है 5, 0 इंटू एक्स की पावर 3, तो इन सब को जोड़ने पे क्या आएगा? 0 ही आएगा। तो मतलब इसको क्या कहेंगे आप? इसको आप कहेंगे जीरो पॉलिनोमियल। क्या कहेंगे? जीरो पॉलिनोमियल। तो ये होता है आपका जीरो पॉलिनोमियल। ठीक है, इसको आप कैसे डिनोट करते हैं भाई? बहुत ही सुंदर सा सिंपल सा सिंबल है जीरो, जो कि अगर किसी संख्या के पीछे लग जाए तो बहुत आनंद देता है, परंतु यदि परीक्षा के पेपर में लग जाए तो बहुत दुख देता है कि नहीं? चलिए, द डिग्री ऑफ जीरो पॉलिनोमियल इज नेवर डिफाइंड। सर ये क्यों? अब आपसे बोल रहा है जीरो पॉलिनोमियल की डिग्री बताइए। चलिए, अब जीरो पॉलिनोमियल में समस्या ये है कि भाई जीरो को किसी से भी मल्टीप्लाई कर दो, उसका जवाब जीरो ही आएगा। ठीक है, तो 0 इंटू एक्स की पावर 50 है तो भी जवाब कितना आएगा? 0 आएगा। अब ये जो जीरो पॉलिनोमियल का जीरो है, मान लो ये 100 से एक्स की पावर 100 से मल्टीप्लाई करने पे आया है, एक्स की पावर 50 से मल्टीप्लाई करने पे आया है, केवल एक्स से मल्टीप्लाई करने पे आया है, या फिर बहुत सारे जीरोस को जोड़ के आया है, ये कोई नहीं बता सकता। स्वयं अगर यहां पे कोई उतर के भी आ जाएगा तो भी नहीं बता पाएगा। तो इसीलिए, क्योंकि यहां पे यह ज्ञात नहीं है कि यह किसके मल्टीप्लिकेशन से या फिर किसमें जोड़ घटाने से आया है, तो इसकी डिग्री बता पाना भी असंभव है। तो हम क्या लिखते हैं? जो चीज असंभव है उसे क्या लिखा जाता है गणित में? नेवर डिफाइंड या फिर नॉट डिफाइंड। कई बार शॉर्टकट में एग्जाम में इसको ND भी लिख दिया जाता है, N.D. दैट इज नॉट डिफाइंड या नेवर डिफाइंड। ठीक है, तो इस बात का विशेष ध्यान रखें। अक्सर MCQ या फिर बहुविकल्पीय प्रश्न, जिसे हम हिंदी में कहते हैं, उसका यहां पे सवाल बनता है कि भाई डिग्री ऑफ अ जीरो पॉलिनोमियल इज। अब व्यक्ति क्या सोचता है, भाई जीरो पॉलिनोमियल है तो मतलब डिग्री भी क्या हो जाएगी? जीरो हो जाएगी, तो फिर आपके मार्क्स भी क्या हो जाएंगे? जीरो हो जाएंगे। जीरो पॉलिनोमियल ऐसा इकलौता पॉलिनोमियल है जिसकी डिग्री नहीं डिफाइंड होती है। बाकी सारे पॉलिनोमियल्स की डिग्री डिफाइंड है, जो कि आप अपने छाप देख सकते हैं जब आप रिवीजन करेंगे या फिर आगे बढ़ेंगे। तो चलिए, यह हमारा पार्ट हो जाता है क्लियर। यहां से हमें कुछ ज्ञान प्राप्त हुआ जो कि MCQ में काफी काम आएगा, हिंदी में बहुविकल्पीय प्रश्न। चलिए, डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल, थोड़ा इस पे हम प्रकाश डालेंगे क्योंकि इस पे हमने काफी चर्चा कर ली है, थोड़ी और कर लेते हैं ताकि हमारे सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। चलिए, द डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल इज जीरो इफ एंड ओनली इफ इट इज अ नॉन जीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल। तो भाई अब तक आपने पढ़ा कि जीरो पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी होती है? नॉट डिफाइंड, जिसको मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं ND। ठीक है, तो फिर जो नॉन जीरो है, जिसमें एक होता है कांस्टेंट पॉलिनोमियल, उसकी डिग्री होती है 0। ठीक है, देखो एक तो होगा जीरो पॉलिनोमियल। अब भाई या तो अगर आप जीरो पॉलिनोमियल नहीं हो तो अब क्या हो गए? नॉन जीरो हो गए। नॉन जीरो में एक होता है कांस्टेंट पॉलिनोमियल, जिसके एग्जांपल हैं, जैसे एग्जांपल के तौर पे 5, 7, मे बी 2, 3, -4/7, 0.82, ऐसे कोई भी
कोई भी नंबर्स को कहा जाता है कांस्टेंट पॉलिनोमियल, क्योंकि इनके साथ x की कोई सी भी वैल्यू पुट कर दो, आपका जवाब यही रहेगा, चेंज नहीं होगा। सेकंड सर यहां पे x है कहां पुट करने के लिए, क्यों नहीं है, अभी बताते हैं। देखिए, क्या मैं इसको 5 into 1 लिख सकता हूं, इसको 7 into 1, इसको 2 into 1, इसको मान लीजिए नेगेटिव है तो -3 into 1, यहां पे भी into 1, यहां पे भी into 1। यस सर। कक्षा 8वीं चैप्टर क्रमांक 12 या 11 मुझे याद नहीं एग्जैक्टली, लेकिन जिसका नाम है एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स, शायद 12 या 13 है। तो एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स में आपने पढ़ा है कि यदि किसी की पावर 0 है, यदि किसी की पावर 0 है तो आपका जवाब आता है 1, ठीक है। और अगर जवाब 1 आ रहा है तो वहां क्या मैं पावर 0 का उपयोग कर सकता हूं, हां सर उल्टा भी कर सकते हैं। चलिए, तो इसी उल्टी गंगा को बहाते हुए मैं यहां पे लिख रहा हूं, यहां पे 1 की जगह x की पावर 0, यहां पे भी 1 की जगह x की पावर 0, इधर भी वही कहानी, x की पावर 0, x की पावर 0, यहां पे भी x की पावर 0 और यहां पे भी x की पावर 0। यदि x की पावर 0 है, x की पावर 0 है तो मतलब डिग्री क्या होगी सर, 0 होगी। यहां पे हमने क्या लिखा है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी, 0। ये आपको याद रखने के लिए, वो आपके समझने के लिए कि भाई किसी भी कांस्टेंट पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी होगी, 0 होगी। चलिए, 0 के बाद अगली डिग्री क्या हो सकती है सर, 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, और इनको हमने कुछ नाम भी दिए हैं। यदि डिग्री 1 तो उस पॉलिनोमियल का नाम क्या होता है, लीनियर पॉलिनोमियल। यदि डिग्री 2 तो उसका नाम होता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। कक्षा 10वीं चैप्टर क्रमांक 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। और उन सारी इक्वेशंस को जब आप ध्यान से देखेंगे तो उन सब में पावर कितनी होती है, 2 होती है। कक्षा 10वीं चैप्टर क्रमांक 3, इसका नाम है लीनियर इक्वेशंस, 3 की 2, 3 शायद, उसमें क्या होता है सर, x और y होते हैं, उन सब की पावर कितनी होती है, 1। तो यदि डिग्री 1 है, पावर 1 है तो लीनियर, डिग्री 2 है, पावर 2 है तो कितना होगा, क्वाड्रेटिक। डिग्री 3 है तो पावर कितनी, क्यूबिक। डिग्री 4 है तो पावर क्या, तो क्या होता है नाम, बाय क्वाड्रेटिक। डिग्री 3 मतलब पावर 3 मतलब क्यूबिक, क्योंकि क्यूब में क्या होता है, क्यूब में एक नंबर को स्वयं से 3 बार मल्टीप्लाई किया जाता है, इसलिए वहां पे नाम है क्यूबिक। और डिग्री 4 का मतलब है क्या होता है, उसका नाम बाई क्वाड्रेटिक। मतलब देखो, बाई का मतलब होता है 2, क्वाड्रेटिक का मतलब भी होता है 2, तो बाई क्वाड्रेटिक मतलब 2 बार 2, और 2 बार 2 का मतलब कितना होता है, 4। तो आपको इस तरीके से नाम याद रखना है। कैसे भाई, 1 मतलब अकेला, लीनियर, ठीक है, 2 के लिए क्वाड्रेटिक, 3 के लिए क्यूबिक, 4 के लिए बाई क्वाड्रेटिक। नीचे आपको दिया है कि भाई क्या क्या हो सकते हैं आपके वेरिएबल्स और कांस्टेंट्स। तो भाई वेरिएबल हो सकते हैं, जैसे वहां पे दिया ax प्लस b, जहां पे a और b आपके क्या होंगे, कोएफिशिएंट होंगे, रियल नंबर होंगे, और a 0 के बराबर नहीं हो सकता। ये हर जगह पे लिखा है, देखो। और ऐसा क्यों लिखा है, क्योंकि यदि a 0 हो गया तो पहला वाला हिस्सा जो है वो गायब हो जाएगा, केवल ये बचेगा। और अकेले नंबर को आप क्या कहते हैं, कांस्टेंट पॉलिनोमियल कहते हैं। यदि दूसरे वाले में a हो जाएगा 0 तो ये क्वाड्रेटिक नहीं बचेगा, ये क्या हो जाएगा, bx प्लस c, जो कि लीनियर के जैसा दिखेगा। यदि यहां पे भी a हो गया 0 तो ये हो जाएगा केवल 2 पावर वाला, जिसको आप क्या कहेंगे, जिसको आप कहेंगे क्वाड्रेटिक। क्या आपको ये समझ में आया? इसीलिए a का 0 नहीं हो सकता, क्योंकि वो हाईएस्ट पावर वाला है और उसी की वजह से नाम पड़ा है। तो जिसकी वजह से नाम पड़ा, यदि आप उसको ही हटा देंगे तो फिर समस्या में पड़ जाएंगे, इसलिए। ठीक है, चलिए यहां पे हम करेंगे स्क्रीन को क्लियर और मूव करेंगे अगले कॉन्सेप्ट की ओर। वैल्यू ऑफ अ पॉलिनोमियल। किसी भी पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या होती है, उसकी कीमत क्या, कीमत नहीं कहेंगे हम यहां पे, उसका जो जवाब होगा वो क्या होता है। ठीक है, चलिए यहां पे देखिए वैल्यू का मतलब क्या होता है। लेट एफ एक्स भी, ये मान लीजिए एक पॉलिनोमियल है जिसमें एक्स आपका वेरिएबल है और बाकी ये a1 a2 a3 क्या है, आपके अलग अलग कोएफिशिएंट्स हैं। ठीक है, अब इसकी वैल्यू का मतलब होगा कि यदि आपने x की कोई भी वैल्यू रखी आपने x की पूरे पॉलिनोमियल में, तो सॉल्व करने के बाद, जोड़ घटाने के बाद, ये fx की जो संख्या आएगी, ठीक है, न्यूमेरिक जो वैल्यू आएगी, नंबर्स के फॉर्म में जो जवाब आएगा, उसे आप कहते हैं वैल्यू ऑफ अ पॉलिनोमियल। उदाहरण के तौर पे यदि आपके पास 2x स्क्वायर माइनस मान लीजिए 4x प्लस 7 है,
और इसमें आप x की वैल्यू रखते हैं 1, तो x की वैल्यू 1 रखने पे इस पॉलिनोमियल की जहां पे नंबर्स और वेरिएबल्स दोनों हैं वहां पे न्यूमेरिक वैल्यू कितनी आएगी वो पता लगाना कहलाता है फाइंडिंग वैल्यू ऑफ अ पॉलिनोमियल। रखिए आप x की वैल्यू 1, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 1 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 प्लस 7, तो ये कितना हो जाएगा 2 माइनस 4 प्लस 7, आप सॉल्व करेंगे 7 और दोनों माइनस 4 तो हो जाएगा 5। तो ये जो 5 है ये इस पॉलिनोमियल की वैल्यू है, किस पे, x की वैल्यू 1 रखने पर। ये आपको समझ में आया? जी सर। तो आप कैसे बोलोगे इसको कि भाई f ऑफ x इज इक्वल टू 5 एट x इक्वल टू 1, क्योंकि हर बार 5 नहीं आएगा, आप x की वैल्यू चेंज कर दीजिए, 2 रख दीजिए, आपको अलग मिलेगा, x की वैल्यू -1 रख दीजिए, आपको अलग मिलेगा। इसीलिए वहां पे मेंशन करना जरूरी है कि किस x की वैल्यू पे ये वैल्यू आ रही है, ठीक है, इससे ये पता चलता है, ये आपको हमेशा ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। दस इफ fx इज अ पॉलिनोमियल इन x, ठीक है, एंड a इज अल्फा रियल नंबर, then the value obtained by replacing x by alpha in fx is called value of fx at x equal to alpha। वो जो आपको x की वैल्यू दी गई है उसे रखने पर आपके पॉलिनोमियल में जो भी आपकी संख्या आती है, जो भी आपका उत्तर आता है संख्या में, उसे आप कहते हैं वैल्यू। उदाहरण के तौर पे यहां पे यदि आपका fx है x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3, इसमें आपने x की वैल्यू 2 रखी तो f ऑफ 2 कहलाएगी 2 स्क्वायर माइनस 2, जो भी आप सॉल्व करेंगे यहां पे और आपका जवाब आएगा -3। तो आप यहां पे लिख सकते हैं कि भाई f ऑफ x इज इक्वल टू -3 एट x इक्वल टू कितना, एट x इक्वल टू 2, ठीक है। और सॉल्व करते वक्त क्योंकि आपने x की जगह पे 2 रखने का मन बनाया है कि x की वैल्यू 2 रखने पे कितनी वैल्यू आ रही है, तो जब आप x को 2 से रिप्लेस कर रहे हैं तो न केवल पॉलिनोमियल के अंदर रिप्लेस करेंगे बल्कि f के अंदर भी रिप्लेस करेंगे कि हम f की वैल्यू या फिर इस पर्टिकुलर पॉलिनोमियल की वैल्यू किस पे, 2 पे निकाल रहे हैं, ठीक है। चलिए स्क्रीन क्लियर। अगला कॉन्सेप्ट देख लेते हैं हम लोग इसके बाद। अब अगला टॉपिक जो पढ़ना है हमें, वो हमें देखना है एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज। ये क्या है? तो बेसिकली मैथमेटिशियंस ने, गणितज्ञों ने काफी सारे सालों तक तपस्या करके, रिसर्च करके, मेहनत करके कुछ ऐसे स्टेटमेंट्स बनाए हैं जिनको आप इन जनरल यूज कर सकते हैं किसी सवाल को सॉल्व करने के लिए। उदाहरण के तौर पे यदि आपको a प्लस बी का होल स्क्वायर करना है तो आपको अलग अलग वैल्यूज निकालने की, स्क्वायर करने की जरूरत नहीं है, आप इस तरीके से उसका जवाब निकाल सकते हैं, जैसे आप कहते हैं a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। उसी तरह आप a माइनस बी होल स्क्वायर को भी देख सकते हैं, a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर को भी देखा जा सकता है, और बाकी सारे एक्सप्रेशंस भी हमारे पास पावर 2 वाले और पावर 3 वाले, ये सारे आप कक्षा 9वीं में पढ़ चुके हैं। इन सबको आपको याद रखना है क्योंकि एग्जाम में ये आपके काफी काम आएंगे। न सिर्फ इस चैप्टर में बल्कि कल को आपको कोई बोलता है कि भाई 104 का स्क्वायर निकालो, यदि आप मल्टीप्लीकेशन नहीं करना चाह रहे हैं तो आप यहां पे वैल्यूज को पुट करके इसको 100 प्लस 4 के स्क्वायर के रूप में भी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। चलिए यहां पे हम करेंगे स्क्रीन को क्लियर। ये सारी आइडेंटिटीज हैं आपके रिवीजन के लिए, आप चाहें तो एक बार लिख सकते हैं। कुछ और आइडेंटिटीज यहां पे हैं, देखिए क्यूब वाली, इन सबको आप पहले पढ़ चुके हैं कक्षा 9वीं में, इन सबको आपको डिटेल में पढ़ाया गया है कि किस तरीके से इन्हें यूज किया जाता है, किस तरीके से इनकी मदद से समस्या का समाधान निकाला जा सकता है। एक इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी ये वाली काफी बार विद्यार्थी भूल जाते हैं, तो इसे हमेशा याद रखें, ये कई जगह पे आपका समस्या का समाधान निकालने में आपको काफी कारगर हो सकती है। और हाँ, कई बार स्टूडेंट्स क्या करते हैं, केवल ये यूज करते हैं बिना इस वाले पार्ट को चेक किए, तो ऐसी गलती आप ना करें। हमारे पास ऐसे बहुत सारे सवाल आएंगे जहां पे ऐसा ही एक कोई कंडीशन बनेगा कि एक चीज वहां पे मिसिंग होगी और हम अगर आप ध्यान नहीं देंगे उस पर तो आपका जवाब गलत हो जाएगा। चलिए यहां पे हम फिर से स्क्रीन को क्लियर करेंगे और मूव करेंगे अगले वाले पार्ट की तरफ, जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल। अब ये क्या है? जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल कॉन्सेप्ट आता है वैल्यू ऑफ अ पॉलिनोमियल से, ठीक है। तो अगर आपने वैल्यू ऑफ अ पॉलिनोमियल पढ़ा है तो उसके बाद जो आपको अगला स्टेप ले जाता है वो है जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल पे, ठीक है। अब यहां पे ध्यान दीजिएगा, अ रियल नंबर a इज जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल fx if and only if a अल्फा इज इक्वल टू 0,
ठीक है, मतलब यदि मान लीजिए आपके पास एक पॉलिनोमियल है fx, जैसे यहां पे दिया है 2x + 3, ऐसी वैल्यू x की ऐसी वैल्यू जो इस एक्सप्रेशन को शून्य के बराबर कर दे, जो इस एक्सप्रेशन को शून्य बना दे, उसे कहा जाता है जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल। उदाहरण के तौर पे यदि मैं यहां पे x की वैल्यू रख दूं -3/2, और जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो -3 + 3 हो जाएगा शून्य के बराबर, तो मैं कहूंगा ये जो -3/2 है वो इस fx का जीरो है, इज अ जीरो ऑफ fx। मतलब -3/2 रखने पर fx की वैल्यू शून्य के बराबर हो गई। तो हर वो वैल्यू जो कि एक fx को, एक पॉलिनोमियल को शून्य बना दे, x की वो वैल्यू जो उसको शून्य बना दे, उसे आप कहते हैं जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल। उदाहरण के तौर पे यदि आपके पास मान लीजिए x² + 5x - 6 है, और आप यहाँ x की वैल्यू रखते हैं 1, तो 1 + 5 - 6 यहां पे आ जाएगा 6। क्या रखा आपने रखा f की वैल्यू 1, ठीक है, 6 - 6 आया 0, तो आप कहेंगे 1 इज अ जीरो ऑफ पॉलिनोमियल fx, मतलब 1 वो वैल्यू है जिसको जैसे ही मैंने इस पॉलिनोमियल में रखा तो मेरा एक्सप्रेशन, मेरा पॉलिनोमियल किस में कन्वर्ट हो गया, शून्य में तब्दील हो गया, शून्य में कन्वर्ट हो गया। क्या आपको ये समझ में आया? काफी आसान कॉन्सेप्ट, काफी इजी कॉन्सेप्ट, पर काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये आपको काफी जगह पे पूछा जाता है, मेनली पढ़ाया जाता है कक्षा 9वीं में, परंतु ये आगे भी आपको जीवन में काम आएगा। अब यहां पे अब आप जीरोस निकालते कैसे हैं, ठीक है, मतलब जैसे कई बार तो बहुत ही आसान होता है, सिंपल सुंदर होता है, सामने ही दिख जाता है कि भाई ये जीरो होगा, पर अगर उदाहरण के तौर पे मान लीजिए आपको दिया गया है भाई 4x³ + 2x² + 7x - 8 है, इसकी वो वैल्यूज बताइए या x की वो वैल्यूज बताइए जो इसको शून्य बना दे। अब प्रथम दृष्टया तो ऐसी वैल्यूज आपको मिलने से नहीं, ठीक है, कि बस देख के आपने बता दिया कि ये होंगे इसके जीरोस, ऐसा तो हो नहीं सकता। तो ऐसा हमें क्या, हमारे पास ऐसे टूल्स हैं कि हम इसके जीरोस निकाल पाए। तो ऐसे हमारे पास दो टूल्स हैं, एक है रिमाइंडर थ्योरम और है फैक्टर थ्योरम, ठीक है। इन दोनों का यूज करके हम बताते हैं कि किस तरीके से इसके बाकी जीरोस निकाले जा सकते हैं। तो इन दोनों टूल्स की मदद से, एक बार फिर से क्या बोला मैंने भाई, जीरोस निकालने के लिए आपको सपोज ये वाला एक्सप्रेशन दे दिया। अब आप ऐसे रैंडमली तुक्का मार के तो नहीं बोल सकते कि ये होंगे जीरोस, आपको कुछ ना कुछ मेथड होना चाहिए ताकि आप इनके जीरोस बता पाए। पिछला जो हमने एग्जांपल किया वहां तो आंखों देख की प्रथम दृष्टि आपको मालूम चल जाएगा देखते ही कि हाँ चलो हो गया, इसके जीरोस मालूम चल गए। पर ऐसे बड़े बड़े पॉलिनोमियल हो, बड़े बड़े एक्सप्रेशन हो तो फिर जीरो निकालना थोड़ा सा कठिन हो जाएगा, और इसलिए वो निकालने के लिए हमारे पास दो कॉन्सेप्ट हैं, दो थ्योरम है जिनकी मदद से हम निकाल सकते हैं, ठीक है। चलिए, एक है आपके पास रिमाइंडर थ्योरम। अब रिमाइंडर थ्योरम क्या कहती है कि भाई, रिमाइंडर थ्योरम कहती है कि कोई भी पॉलिनोमियल में, कोई भी पॉलिनोमियल को जब आप x - p से डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है, मतलब कोई भी पॉलिनोमियल को आप किसी दूसरे पॉलिनोमियल से डिवाइड कर रहे हैं, बशर्ते जिसको डिवाइड किया जा रहा है वो बड़ा पॉलिनोमियल है और जिससे डिवाइड किया जा रहा है वो छोटा पॉलिनोमियल है। और बड़े या छोटे से मेरा मतलब साइज में नहीं है कि 4 टर्म्स या 2 टर्म्स, यहां पे मेरा मतलब है पावर से। तो जिसको डिवाइड किया जा रहा है उसकी पावर ज्यादा है, जिससे डिवाइड किया जा रहा है उसकी पावर कम है, और डिवाइड करने पे कितना रिमाइंडर आएगा, डिवाइड, क्योंकि भाई डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर तो आना है, भले ही शून्य आना है पर रिमाइंडर तो आना है। तो डिवाइड करने पे रिमाइंडर क्या आएगा वो पता लगाने की एक जो ट्रिक है वो थ्योरम समझाती है, रिमाइंडर थ्योरम, कि आपको पूरा डिवाइड करने की जरूरत नहीं है, आप केवल यहां से वैल्यू उठाइए, यहां पे पुट कीजिए आपके ओरिजिनल पॉलिनोमियल में और आपको आपका जवाब मिल जाएगा। मतलब फॉर एग्जांपल अगर मुझे पता करना है कि 4x³ + 7x² + 5x + 8 को यदि मैं x + 7 से डिवाइड करना चाह रहा हूं, ठीक है, एक पॉलिनोमियल fx को यदि मैं दूसरे पॉलिनोमियल से डिवाइड करना चाह रहा हूं, या माइनस है आपने प्लस लिख दिया, आप वहां माइनस भी लिख सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। चलिए किसी से भी डिवाइड कीजिए, बस डिवाइड कीजिए, ठीक है।
तो यहां पे जब हम इन दोनों को डिवाइड करना जा रहे हैं तो डिवाइड करने पे रिमाइंडर कितना आएगा वो मैं असल डिवीजन किए बिना बता सकता हूं रिमाइंडर थ्योरम की मदद से। ठीक है, मैंने एक्चुअल डिवीजन नहीं करना है क्योंकि आपको भी पता है एक्चुअल डिवीजन कितना बड़ा होता है, समय लेता है, मेहनत लगती है, परंतु एक्चुअल डिवीजन किए बिना कैसे रिमाइंडर निकालना है वो हमें रिमाइंडर थ्योरम सिखाती है कि आप एक काम करो, यहां से x की वैल्यू निकालो। तो भाई x माइनस 7 को जब आप 0 के बराबर रखते हैं आपको x की एक वैल्यू मिलती है 7। इस 7 को जब आप एक्चुअल एक्सप्रेशन में रखेंगे तब जो आंसर आएगा, जो वैल्यू आएगी उसे आप कहते हैं रिमाइंडर। उसे आप क्या बोलेंगे? रिमाइंडर बोलेंगे। एक बार फिर से, क्या यदि आप दो पॉलिनोमियल्स को डिवाइड कर रहे हैं, ऑब्वियस सी बात है ऊपर वाले की पावर ज्यादा है, नीचे वाले की पावर कम है, जब आप इनको डिवाइड करना चाह रहे हैं तो डिवीजन में रिमाइंडर कितना आएगा वो पता लगाने में हमारी मदद कौन करता है? रिमाइंडर थ्योरम करता है। और ये थ्योरम क्यों है? क्योंकि ये शॉर्ट ट्रिक है। असल में क्या करना पड़ता है? असल में तो एक्चुअल डिवीजन करके देखना पड़ता है, जो यहां पे हम नहीं कर रहे हैं। इसलिए वो डिवीजन नहीं करने की जगह जो हमारा सॉल्यूशन है वो क्या? रिमाइंडर पता लगाने के लिए कि जिससे डिवाइड कर रहे हैं वहां से x की वैल्यू ज्ञात कीजिए। x की वैल्यू ज्ञात करने के बाद वो जो ज्ञात की गई x की वैल्यू है उसे आपके एक्चुअल पॉलिनोमियल में पुट कीजिए। जो भी आपका आंसर आएगा वही आपका रिमाइंडर होगा। जो भी आपका आंसर आएगा वही आपका रिमाइंडर होगा। और इसी का एक और वर्जन है जिसका नाम है फैक्टर थ्योरम। ये रिमाइंडर थ्योरम का अपडेटेड वर्जन है। ये क्या कहता है कि यदि ये पूरा प्रोसेस करने पे आपका रिमाइंडर शून्य आ रहा है, यदि ये पूरा प्रोसेस करने पे आपका रिमाइंडर शून्य आ रहा है तो जिससे डिवाइड कर रहे हैं वो जिसको डिवाइड कर रहे हैं उसका फैक्टर बन जाता है। तो जो डिवाइड कर रहा है एक्चुअल आपके पॉलिनोमियल को वो उसका फैक्टर बन जाता है। उदाहरण के तौर पर यदि मैं f मान लीजिए, अब आपका क्वेश्चन है कि भाई 2x क्यूब प्लस मान लीजिए 7x स्क्वायर माइनस 5x प्लस एक 9 को डिवाइड कर रहा हूं किससे? x माइनस 3 से। और डिवाइड करने पर डिवाइड एक्चुअल डिवीजन न करने की जगह केवल रिमाइंडर थ्योरम का उपयोग करने पर यदि मेरा उत्तर शून्य आ जा रहा है, मतलब वैल्यू पुट करने पे यदि मेरा उत्तर शून्य आ जा रहा है तो मैं कहूंगा वो फैक्टर है। क्या है? वो फैक्टर है। क्या आपको ये समझ में आया? यस सर, कहीं कोई शंका मन में? नहीं सर, इसको जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो ज्यादा बेहतर समझ में आएगा। अगर आपको रिवाइज करना है तो कक्षा 9 चैप्टर क्रमांक 2 ये दोनों ही थ्योरम्स वहां पे आप पढ़ चुके हैं। अब यहां पे कुछ नोट है आपका। अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कैन हैव एट मोस्ट 2 जीरोस। क्वाड्रेटिक का मतलब क्या होता है आपको पता है? क्वाड्रेटिक का मतलब डिग्री कितना है? सर डिग्री है 2, और जब डिग्री है 2 तो जीरोस कितने होंगे? 2। एट मैक्स उससे कम भी हो सकते हैं। ठीक है, चलिए। क्यूबिक में यदि डिग्री है 3 तो जीरोस कितने? 3। पॉलिनोमियल में जितनी डिग्री होती है एटमोस्ट उतने ही जीरोस होते हैं। यदि डिग्री है 1 तो 1 जीरो, डिग्री है 2 तो 2 जीरो, डिग्री है 3 तो 3 जीरो, डिग्री है 4 तो 4 जीरोस होंगे। हद से हद, उससे कम में भी बात बन सकती है। कई बार क्या होता है एक ही जीरो 2 बार काउंट हो जाता है। ठीक है, वो आप अच्छे से उन केसेस को आप जानते हैं, आपने कक्षा 9th में पढ़े हैं। एग्जाम्पल x प्लस 4 का होल स्क्वायर, यहां पे एक ही जीरो है 4, ठीक है, -4 सॉरी, तो यहाँ पे एक ही जीरो है -4, बट लेकिन वो पॉलिनोमियल है कितना? क्वाड्रेटिक है, तो पावर 2 है, लेकिन जीरोस कितने होंगे? एक ही होंगे। चलिए यहां पे हम करेंगे स्क्रीन को क्लियर, छोटा सा आपको रिकैप यहां पे मिल गया। एक बार क्विक रिवीजन, रिमाइंडर थ्योरम में क्या होता है? एक बड़े पॉलिनोमियल को, मतलब ज्यादा डिग्री वाले पॉलिनोमियल को जब आप एक छोटे पॉलिनोमियल से डिवाइड करते हैं तो डिवाइड करने पे रिमाइंडर कितना आएगा वो असल डिवीजन किए बिना भी हम पता लगा सकते हैं। केवल जिससे डिवाइड किया जा रहा है वहां से आप x की वैल्यू ज्ञात करें, उसे आप जिसको डिवाइड कर रहे हैं जो बड़ा पॉलिनोमियल है उसमें पुट करें, जो भी आपको सॉल्व करने पे जोड़ने घटाने पे जो आंसर आएगा वो आपका रिमाइंडर होता है। और यदि यही रिमाइंडर शून्य हो जाता है तो वो फैक्टर बन जाता है। ये है दोनों थ्योरम का सार। अब यहां पे आपके लिए एग्जांपल आज के दे दिया गया है ताकि आप अच्छे से प्रैक्टिस कर सके। एग्जांपल 1 क्या बोल रहा है आपसे? फाइंड रिमाइंडर इफ f(x) x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इज डिवाइडेड बाय 5। क्या बोल रहा है? आपका f(x) है, इसको आप डिवाइड किससे कर रहे हैं? x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 से।
वैसे तो असल डिवीजन करके रिमाइंडर निकालना चाहिए, पर क्योंकि हमारे पास तो यहां पे डिवाइडेड बाय किससे है, डिवाइडेड बाय लिख देते हैं, डिवाइडेड बाय x माइनस 5। असल डिवीजन किससे है, असल डिवीजन करते समय आप एक्चुअल डिवाइड करके रिमाइंडर निकालेंगे, पर यहां पे ऐसा करने की जरूरत नहीं। तो क्या करेंगे आप, सर पहला स्टेप है जिससे डिवाइड कर रहे हैं उसको शून्य के बराबर रख के वहां से x की वैल्यू निकालेंगे, इस वैल्यू को f ऑफ x में पुट करेंगे, तो f ऑफ 5 हो जाएगा 5 स्क्वायर माइनस 5 इंटू 5 प्लस 6। 5 स्क्वायर हो जाएगा 25 माइनस यहां पे हो जाएगा 25 और प्लस हो जाएगा 6, तो आपका जवाब आएगा केवल 6। तो f ऑफ 5 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। मतलब इस आपके एक्सप्रेशन को, पॉलिनोमियल को जब मैं x माइनस 5 से डिवाइड करूंगा, गारंटी है कि रिमाइंडर कितना आएगा, 6 ही आएगा। आप चाहें तो खुद करके देख सकते हैं। क्या मैंने एक्चुअल डिवीजन किया, नहीं सर। क्या यहां पे फिर भी मेरे को रिमाइंडर मिल गया, हाँ सर। ये किसकी वजह से हुआ, रिमाइंडर थ्योरम की वजह से। एक बार कंप्यूटर जी से आग्रह करेंगे कृपया हमें जवाब बता दें। और जैसा कि आप देख पा रहे हैं ऑप्शन ए के आगे हरे रंग का टिक आ गया है, मतलब ऑप्शन ए 6 हमारा सही है, हमने भी वही आंसर निकाला है। तो एग्जाम्पल 1 यहां पे होता है हमारा समाप्त। बिना एक्चुअल डिवीजन के रिमाइंडर निकालने की वो जो पूरा प्रोसेस है, पूरा जो विधि है, वो हमने यहां पे सीख ली है। एग्जाम्पल 2 अब आपसे क्या बोल रहा है कि एफ एक्स इज एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। आपको बताना है कि x माइनस 2 इसका फैक्टर है या फिर नहीं। चलिए एफ एक्स है आपका कितना, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। क्या है फैक्टर होने की कंडीशन, सर फैक्टर आप तब बनते हैं जब फैक्टर when what happens when remainder is 0, when r is equal to 0। तो उसके लिए पहले r निकालना पड़ेगा। तो x माइनस 2 में जब आप उसको 0 से इक्वेट करेंगे x की वैल्यू आएगी 2। तो यहां पे आप रिमाइंडर थ्योरम यूज कर रहे हैं कि भाई f ऑफ 2 कितना है। यदि f ऑफ 2 शून्य के बराबर आया सॉल्व करने के बाद तो फैक्टर है, यदि नहीं आया तो फैक्टर नहीं है। चलिए एक्स स्क्वायर मतलब 2 स्क्वायर माइनस 5 इंटू 2 प्लस 6। 2 स्क्वायर हो जाएगा 4, 5 2 10 प्लस 6, ऊपर पहले 6 बाद में 4, 6 और 4 हो जाएगा 10 माइनस 10, आपका जवाब आएगा 0। क्योंकि f ऑफ 2 मतलब f की वैल्यू 2 रखने पे आपका जवाब आया 0, तो x माइनस 2 आपका फैक्टर होगा। तो जवाब क्या होना चाहिए, यस होना चाहिए। जवाब क्या होना चाहिए, यस होना चाहिए, ऑप्शन ए। कंप्यूटर जी कृपया हमारा जवाब वेरीफाई कर दीजिए। कंप्यूटर जी ने भी हमारे टिक के सामने ही टिक लगाया है, मतलब हमारा जवाब और उनका जवाब ठीक है। रंग हो गया है हरा, जो हमारे लिए है आगे बढ़ने का सिग्नल। चलिए अगला जो हमें यहां पे टॉपिक पढ़ना है वो पढ़ना है रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, तो भाई अब पॉलिनोमियल है, ठीक है, उसके जीरोस हैं, ठीक है। अब हर एक पॉलिनोमियल के जीरोस अलग अलग होते हैं। अब एक बात बताइए, अगर मैं यहां पे आपको 4 एग्जांपल लिख के दूं, भाई एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 6, 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 4, यहां पे लिख दीजिए, हमने लिखा 7x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 18। ये आपके पास 3 अलग अलग पॉलिनोमियल है, ठीक है। अब इन तीनों पॉलिनोमियल में देखा जाए तो एक्स स्क्वायर एक्स सेम ही है लगभग, है ना, वो तो बदल नहीं रहा है। बदल क्या रहा है, बदल रहा है आगे का कोएफिशिएंट, और इसी बदले हुए कोएफिशिएंट की वजह से इन तीनों को जब आप सॉल्व करेंगे तीनों के जीरोस अलग अलग आएंगे। तो भाई एक्स स्क्वायर और एक्स तो सेम ही रहते हैं, परंतु जीरोस अलग अलग होते हैं किसकी वजह से, इनके ये जो वेरिएबल्स हैं उनके कोएफिशिएंट की वजह से। आप इसको हल्का सा चेंज कर दो, उदाहरण के तौर पे आप इसी एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 को माइनस 6 की जगह माइनस 7 कर दो, आपके जीरो चेंज हो जाएंगे, ठीक है। आप इस एक्स स्क्वायर के आगे के कोएफिशिएंट को, यहां पे कितना है अभी 1 है तो इसको 2 कर दो, 1 से 2 कर दो, आपके जवाब चेंज हो जाएंगे, आपके जीरो चेंज हो जाएंगे। तो मतलब हल्का सा भी अगर आपने कोएफिशिएंट को चेंज किया तो जीरो चेंज हो जाता है। मतलब क्या मैं बोल सकता हूं कि भाई किसी भी पॉलिनोमियल के जीरो और कोएफिशिएंट में कनेक्शन होता है, क्योंकि भाई बाकी जगह तो एक्स स्क्वायर और एक्स ही है, वो क्या कर रहे हैं, वो तो कुछ नहीं कर रहे। कर कौन रहा है, आपके कोएफिशिएंट। जैसे ही कोएफिशिएंट अलग होता है फट से आंसर चेंज। इसीलिए कहा जाता है कि जीरोस और कोएफिशिएंट के बीच में कुछ कनेक्शन होता है।
अब क्या कनेक्शन होता है, पहले हम बात करते हैं क्वाड्रेटिक की। क्वाड्रेटिक का मतलब डिग्री कितना है सर, डिग्री है 2। अब अगर डिग्री है तो जीरोस कितने होंगे सर, 2। यहां पे देखो कौन से 2 जीरोस माने हैं, एक अल्फा एक बीटा, क्योंकि भाई हम लोग अभी जनरल फॉर्म बना रहे हैं, हमें नहीं पता कि यहाँ पे अल्फा बीटा की वैल्यू 2 4 1 3 -2 4 क्या हो सकती है, कुछ भी हो सकती है। तो कुछ भी के लिए हमने क्या लिख दिया, अल्फा और बीटा। अब अल्फा और बीटा और इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में क्या कनेक्शन है, उसके कोएफिशिएंट में क्या कनेक्शन है, वो हम देखने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो px हमारा जो क्या है, पॉलिनोमियल है, जिसका आपके पास ये रहा जनरल फॉर्म की ax² प्लस bx प्लस c, ये क्या है, जनरल फॉर्म है। तो उनका जो सम होगा, मतलब जीरोस का जो सम होगा वो कोएफिशिएंट से जुड़ा हुआ है। कैसे भाई, जीरोस का सम होता है माइनस ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x², दैट इज माइनस ऑफ b बाय a। या पहले ही पढ़ चुके हैं, जस्ट से क्विक रिवीजन कि जो आपके जीरोस होते हैं उनका सम होता है माइनस b, मतलब x का कोएफिशिएंट अपॉन x² का कोएफिशिएंट। यहां पे उनका मल्टीप्लीकेशन, एक और कनेक्शन, उनका मल्टीप्लीकेशन होता है c बाय a। और अगर मैं आपको याद दिलाऊं, इसीलिए जब आप मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करते हैं तो बीच वाले को एडिशन करते हैं और साइड वाले को मल्टीप्लीकेशन करते हैं। याद आया, क्या बोलते हैं, बीच वाले को ऐड करने पे किसके बराबर, साइड वाले के मल्टीप्लीकेशन के बराबर। तो ये सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, सब एक दूसरे के दोस्त हैं, सारे गणित के जो भी कॉन्सेप्ट आप पढ़ते हैं सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ठीक है, अब यहां पे ही अगर क्यूबिक है तो आपके जीरोस क्या होंगे, मान लीजिए यहां पे अल्फा बीटा एंड गामा लिख दिया है, तो ये तीनों हैं आपके 3 जीरोस। उस केस में सम ऑफ जीरोस क्या हो जाता है, उस केस में सम ऑफ जीरोस हो जाता है यहां पे माइनस b बाय ए स्क्वायर, मल्टीप्लीकेशन क्या हो जाता है c बाय ए, और लास्ट वाला हो जाता है d बाय ए। तो अगर तीनों अलग अलग है, सम है तो माइनस b बाय ए, अगर दो के मल्टीप्लीकेशन में है, मतलब कैसे अल्फा बीटा बीटा गामा गाफा अल्फा, तो c बाय ए, और अगर तीनों का मल्टीप्लीकेशन है तो d बाय ए। ये आपको पता है, कक्षा 10वीं चैप्टर क्रमांक 2 जहां पे आप ये पूरा पढ़ते हैं। तो बस आपको ये समझ में आना चाहिए कि ये रिलेशन होता क्यों है, क्योंकि भाई देखो वेरिएबल पार्ट जो रहता है वो तो हमेशा बोलता है कि मैं तो एक जैसा ही हूं, मतलब x² प्लस x वही होता है, बस आगे का कोएफिशिएंट चेंज हो जाता है तो जीरो चेंज हो जाते हैं, हल्का सा भी अगर आपने चेंज कर दिया फट से जीरो चेंज, तो मतलब कनेक्शन होता है, और वही यहां पे आपको बताया गया है। स्क्रीन क्लियर, हम मूव करेंगे अगले पड़ाव की तरफ। ये रहा जो भी हम चर्चा कर रहे थे कि यदि तीनों को जोड़ा जाए, तीनों का सम, ठीक है, तो माइनस b बाय ए है ना, दो का सम तो मतलब फिर c बाय ए, और अगर तीनों का सम हो गया अल्फा बीटा गामा तो हो जाएगा माइनस d बाय ए। अकेले अकेले तो यहां पे ईच सम, ठीक है, यहां पे 2 का सम, यहां पे ऑल 3 टुगेदर, ऑल 3 का सम, क्योंकि 3 ही होते हैं, है ना, तो क्या हो जाएगा माइनस d बाय ए। तो a कहां पे आता है, a आता है डिवीजन में, और बाकी सब अलग अलग होते हैं, माइनस b बाय ए, c बाय ए और माइनस d बाय। इस बात का विशेष ध्यान रखें कृपया, क्योंकि ये आपको एमसीक्यूज में काफी हेल्प करेगा, ऐसी मेरी आशा है। कभी कभार डायरेक्ट आ जाएगा एमसीक्यू कि बताओ भाई जीरोस में और उसमें क्या कनेक्शन है। अगर आपको इसको प्रैक्टिस करना है तो भाई कक्षा 10वीं चैप्टर क्रमांक 2 आप देखिए, आपको वहां पे प्रैक्टिस करने के लिए बहुत सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे। एंड विद दिस वी मूव टू नेक्स्ट टॉपिक, जो कि है आपका रेशियो ऑफ अ पॉलिनोमियल। ठीक है, अब ये रेशियो क्या होता है, तो भाई रेशियो इज डिफाइंड एज द कंपैरिजन ऑफ 2 और मोर सिमिलर पॉलिनोमियल आइडेंटिकल वेरिएबल्स। ठीक है, अब अ रेशियो आपको पता है, आप बचपन में पढ़ चुके हैं बहुत बार। अ रेशियो बीइंग अ कंपैरिजन इज एन एब्स्ट्रैक्ट क्वांटिटी एंड इट्स डायमेंशनलेस एंड हैज नो यूनिट्स। ठीक है, रेशियो का कुछ भी यूनिट नहीं होता। एग्जांपल, अगर रेशियो है 1:6 तो मतलब 1 यूनिट ऑफ फर्स्ट और 6 यूनिट ऑफ सेकेंड। उदाहरण के तौर पे आपसे कोई कहता है कि हमने दूध और पानी को 1:6 के रेशियो में मिक्स किया, तो 1 दूध 6 पानी, या फिर 1 पानी और 6 दूध, जो भी आप कह रहे हैं उस हिसाब से। द एलिमेंट्स ऑफ अ रेशियो मे और मे नॉट बी एक्चुअल वैल्यूज ऑफ द क्वांटिटीज दैट आर बीइंग कंपेयर्ड। ये हमने डिस्कस किया है कब, जब हम पढ़ रहे थे भी पिछला वाला टॉपिक जिसका नाम था बेसिक ऑपरेशन और अर्थमेटिक या फिर कंपेयरिंग क्वांटिटीज। उदाहरण के तौर पे ये जो 1:6 का रेशियो है, ये यदि आपकी वैल्यूज 1 और 6 हैं तब भी आएगा, 2 और 12 हैं तब भी आएगा, 3 और 18 होंगे तब भी आएगा, 4 और 24 होंगे तब भी आएगा। तो ऐसा जरूरी नहीं कि जब आप 1:6 कह रहे तो वो एक्चुअल वैल्यूज ही हो,
वो एक्चुअल वैल्यूज के बारे में बताते हैं, उनके रिलेशन के बारे में बताते हैं, एक्चुअल वैल्यूज हमेशा नहीं बताते। कभी कभी वो एक्चुअल भी हो सकती हैं, कभी कभी अदर वैल्यूज का सिंप्लीफाइड फॉर्म हो सकती हैं। और वही पता लगाने के लिए जब भी हम रेशियोज के साथ डील करते हैं एक कांस्टेंट को जोड़ देते हैं जिसे हम कहते हैं के। आपको ध्यान होगा यदि आपसे कोई कहता है उस एग्जांपल के तौर पे कि भाई आपने 14 लीटर बनाया दूध और पानी का मिक्सचर, तो आप कैसे सॉल्व करोगे कि भाई 1x + 6x करने पे आ रहा है 14, तो x की वैल्यू निकालनी है कुछ इस प्रकार, या 1k + 6k आ रहा है 14, तो k की वैल्यू निकालनी है। और जैसे ही k की वैल्यू निकल जाएगी आपको मालूम चल जाएगा किसको कितना मिक्स किया है। चलिए अब यहां पे देखिए नीचे का लिखा है द मीनिंग कन्वेड बाय फ्रैक्शन a by b सेम एज द मीनिंग कन्वेड बाय रेशियो डिनोटेड बाय a/b। a/b का मतलब क्या होता है फ्रैक्शन a by b। जैसे वहां पे लिखा था 1:6, मैंने तुरंत बाजू में क्या लिखा 1/6। तो रेशियो फ्रैक्शन को लिखने का एक अलग तरीका भी होता है। रेशियोज आर कंपेयर्ड इन द सेम वे एज फ्रैक्शन। जैसे आप फ्रैक्शन से डील करते हैं वैसे आप रेशियो से भी डील कर सकते हैं। चलिए जैसे यहां पे a² / b² and a³ + b³ आर कॉल्ड डुप्लीकेट एंड ट्रिप्लीकेट रेशियो। मतलब जब आप एक ही वैल्यू का स्क्वायर कर देंगे उसे आप क्या कहते हैं डुप्लीकेट रेशियो, जब आप क्यूब कर देंगे उसे आप कहेंगे ट्रिप्लीकेट रेशियो। ठीक है, तो a² b² हो जाएगा, a² / b² हो जाएगा डुप्लीकेट रेशियो, या पहले भी पढ़ चुके हैं। a³ b³ हो जाएगा ट्रिप्लीकेट रेशियो। यदि आप स्क्वायर रूट कर रहे हैं और क्यूब रूट कर रहे हैं तो सब डुप्लीकेट एंड सब ट्रिप्लीकेट रेशियो कहलाता है। अब यहां पे देखिए a/b इज ग्रेटर देन यूनिटी देन a इज ग्रेटर देन b। यदि a बड़ा है b छोटा है तो ये यूनिटी से बड़े होंगे, मतलब 1 से बड़ा होगा। यदि a छोटा है और b बड़ा है तो ये लेस देन यूनिटी होगा, मतलब a इज लेस देन b। यदि बराबर है तो इक्वल टू यूनिटी, तो मतलब क्या होगा a इज इक्वल टू b। चलिए कंपोनेंडो डिविडेंडो काफी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। यदि a/b इज इक्वल टू c/d, ठीक है, तो a/b यदि c/d के बराबर है तो हम यहां पे कंपोनेंडो डिविडेंडो नामक एक अस्त्र होता है जो कि कई बार हम यूज करते हैं, जिसमें क्या कहता है कि आप यदि इनको ऐड कर दें और डिनोमिनेटर में सब्ट्रैक्ट कर दे दोनों तरफ, भाई गणित का नियम है जो एक तरफ होगा वही दूसरी तरफ होगा, तो ये करने के बाद जो आपका रिजल्ट आएगा वो बराबर ही होगा। मान लीजिए आपके पास वैल्यूज है 1/4 इज इक्वल टू 2/8 होगा, है ना। तो 1/4 इक्वल टू 2/8 ऐड करोगे ऊपर तो 1 + 4 और नीचे माइनस करोगे 1 - 4 या 4 - 1 लिख लो, ठीक है, वुड बी इक्वल टू 2 + 8 और नीचे 2 - 8 करके देख लो कितना होगा। सर 1 + 4 होगा, यहां पे 1 + 4 हो जाएगा 5 और 1 - 4 हो जाएगा -3, यहां पे भी 10 और यहां पे हो जाएगा -6, कैंसिल करोगे ये भी आएगा 5/-3, तो बराबर ही है। तो ऐड करना है ऊपर और नीचे करना है सब्ट्रैक्ट, तो भी आपका जवाब कितना आएगा बराबर ही आएगा। इसी के साथ स्क्रीन करेंगे क्लियर और मूव करेंगे अहेड। अब प्रोपोर्शन ऑफ अ पॉलिनोमियल, ठीक है, इसमें हम क्या पढ़ेंगे प्रोपोर्शन ऑफ अ पॉलिनोमियल में। अ प्रोपोर्शन इज फॉर्म्ड व्हेन टू रेशियोज आर इक्वल, या पहले ही पढ़ चुके भाई। रेशियोज से प्रोपोर्शन कैसे बनता है, जब एक रेशियो दूसरे के बराबर हो जाए, तो आप क्या कहते हैं कि भाई चारों किस में है प्रोपोर्शन में है। कंटिन्यूड प्रोपोर्शन किसे कहा जाता है कि भाई जब तीन वैल्यूज हो वो प्रोपोर्शन में हो, तो x/y = y/z, ये क्या होगा कंटिन्यूड, क्योंकि ये तीनों आपस में उसमें है प्रोपोर्शन में है। अब रैशनल एक्सप्रेशन क्या होगा ये भी आप देख लीजिए। अब यहां पे देखो ये एक जो चीज आपको पता होनी चाहिए वो ये कि y इज कॉल्ड मीन प्रोपोर्शनल, जो बीच में उसे आप कहते हैं मीन प्रोपोर्शनल, और जो x और z है उसे आप जो z है, ठीक है, उसे आप कहेंगे थर्ड प्रोपोर्शनल ऑफ x एंड y, ठीक है। तो y इज मीन ऑफ x एंड z एंड z इज थर्ड प्रोपोर्शनल ऑफ x एंड y। ये दो तीन टर्म्स आपको हमेशा याद रहनी चाहिए। स्क्रीन क्लियर। रैशनल एक्सप्रेशन इफ fx एंड gx आर दो पॉलिनोमियल और उनका क्वेश्चन इज कॉल्ड रैशनल एक्सप्रेशन, ठीक है। तो मतलब जब आप दो पॉलिनोमियल को डिवाइड कर रहे हैं तो डिवाइड करने पे जो क्वेश्चन आएगा उसे आप कहते हैं रैशनल एक्सप्रेशन, ठीक है। एवरी पॉलिनोमियल इज अ रैशनल एक्सप्रेशन बट एवरी रैशनल एक्सप्रेशन इज नॉट अ पॉलिनोमियल। अब यहां पे ध्यान देना, जो इंपॉर्टेंट चीज आपको पता होनी चाहिए, f ऑफ x और g ऑफ x को डिवाइड करने पे, दो पॉलिनोमियल्स को डिवाइड करने पे जो क्वेश्चन आता है उसे आप कहते हैं रैशनल एक्सप्रेशन,
ठीक है। और हर पॉलिनोमियल एक रैशनल एक्सप्रेशन होता है। हालांकि हर रैशनल एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल हो ऐसा संभव नहीं है, ये इस बात का विशेष ध्यान रखें। हर पॉलिनोमियल रैशनल एक्सप्रेशन होता है, परंतु हर रैशनल एक्सप्रेशन क्या होता है, पॉलिनोमियल नहीं होता है। चलिए, f of x upon g of x is said to be lowest form if f of x and g of x have no common factor। ऑब्वियस सी बात है, यदि कॉमन फैक्टर है तो आप कैंसिल कर दीजिए और आप उसको लोएस्ट फॉर्म में लेकर। एग्जांपल के तौर पे मान लीजिए आपके पास 5x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 7 है और नीचे है 10x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 14। तो इनको जब आप लोएस्ट फॉर्म में लाएंगे तो नीचे वाले से 2 कॉमन लेके पूरे को कैंसिल कर देंगे तो वो लोएस्ट फॉर्म में कहलाता है, ठीक है। तो जब भी अगर कुछ कॉमन है, कुछ कैंसिल हो रहा है, तो उसे कृपया कैंसिल करके आगे बढ़े। यहां पे हम करेंगे स्क्रीन को क्लियर और मूव करेंगे अगले कॉन्सेप्ट की तरफ। अब आगे जो आपको देखना है नया टॉपिक जो आपके पास, वो है एडिशन ऑफ दीस रैशनल एक्सप्रेशंस। कैसे आप पॉलिनोमियल्स को ऐड करते हैं और कैसे उनको सब्ट्रैक्ट किया जाता है। तो देखिए यहां पे अगर आप मान लीजिए आपको f of x अपॉन g of x में ऐड करना है p of x अपॉन r of x, तो आप क्या करेंगे, आपको LCM लेना पड़ेगा। किस तरीके से भाई, इसको यहां मल्टीप्लाई, इसको यहां मल्टीप्लाई, तो कुछ इस प्रकार, फिर इधर क्रॉस मल्टीप्लाई और नीचे होल का मल्टीप्लीकेशन। सेम हैपेंस फॉर सब्ट्रैक्शन। यदि आपको सब्ट्रैक्ट करना है तब भी आपको क्या करना पड़ेगा, डिनोमिनेटर को क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व करना पड़ेगा। मान लीजिए p of x अपॉन r of x एक डिवीजन का है, माइनस f of x अपॉन g of x करना है, तो पहले आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद एलसीएम के तौर पे सॉल्व करेंगे, जैसे आप जनरली करते हैं किसी भी दो नंबर्स को सब्ट्रैक्ट करने के लिए। उदाहरण के तौर पे 1/2 में से 1/3 सब्ट्रैक्ट तो क्या करना पड़ेगा सर, इसमें इंटू 3, मानिए ये वाला नंबर, इसमें इंटू 2 ये वाला नंबर। बेसिकली यही करते हैं हम लोग। तो सिंपल जो आप करते हैं दो फ्रैक्शंस को ऐड या सब्ट्रैक्ट करने के लिए, वही यहां पे करना है, कुछ नया नहीं है। हालांकि लिखते जब हम हैं इनको नियम कानून कायदे के तौर पे तो काफी बड़े बड़े दिखते हैं, डरावने से दिखते हैं, पर असल में नहीं है। बहुत ही आसान सिंपल सरल कैलकुलेशन यहाँ पे आपको करने होते हैं। बस कितना ध्यान रखना है, अपने बेसिक्स को स्ट्रांग रखिए, कुछ अलग नहीं करना पड़ेगा। यहां पे हम करेंगे स्क्रीन को क्लियर और मूव करेंगे अगले पार्ट की तरफ। मल्टीप्लाई करना है तो ऑब्वियस सी बात है, जैसे आप फ्रैक्शंस को मल्टीप्लाई करते हैं वैसे यहां पे इनको भी मल्टीप्लाई किया जाएगा। न्यूमरेटर न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई होगा, डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई होगा। एडिशन सब्ट्रैक्शन में हम एलसीएम लेते थे और क्रॉस मल्टीप्लाई करते थे, परंतु यहां पे ऐसा कुछ नहीं है, सीधे सीधे मल्टीप्लीकेशन होकर आपको आपका गंतव्य आंसर मिल जाएगा। सेम हैपेंस विद डिवीजन। डिवीजन में क्या होता है सर, डिवीजन में ये होता है जैसे फ्रैक्शन को हम डिवाइड करते हैं कि पीछे वाले फ्रैक्शन का रेसिप्रोकल हो जाएगा, वैसे यहां पे भी आप ध्यान से देखेंगे तो जो पीछे वाला आपका ये एक्सप्रेशन है उसका रेसिप्रोकल होके मल्टीप्लाई हो रहा है। तो कुछ अलग नहीं है, जो फ्रैक्शन के रूल्स एंड रेगुलेशन है वही यहां पे लागू हो रहे हैं। परंतु जब कोई विद्यार्थी इन नियमों को देखता है तो डर सा जाता है, बिकॉज ये बहुत लेंदी है और बहुत सारे इसमें टर्म्स इन्वॉल्व है। पर जब आप एक्चुअली सॉल्व करने बैठोगे तो जैसे दो फ्रैक्शंस को सॉल्व करते हो वैसे ही इन सबको सॉल्व करना है, चाहे एडिशन हो, सब्ट्रैक्शन हो, मल्टीप्लीकेशन हो या फिर डिवीजन हो। फिर से बेसिक्स को स्ट्रांग रखें, अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखेंगे तो आसानी से आपको सारी चीजें सॉल्व करने को मिल जाएंगी। पर हाँ, यदि आप थोड़ा सा डगमगा गए, डर गए कि ये कैसे होगा, तो भाई जहां डर जाओगे वहीं पे सवाल को मार दोगे, ठीक है। तो सवाल को डरना नहीं है, सवाल से उसको आराम से सॉल्व करना है, केवल बेसिक्स अच्छे से याद रख के। चलिए स्क्रीन क्लियर और हम मूव करेंगे अगले पार्ट की तरफ। तो यहां पे हमारे कॉन्सेप्ट्स हो जाते हैं समाप्त, परंतु किंतु आपके लिए पढ़ाई करने के मौके समाप्त नहीं हो रहे या फिर ज्ञान अर्जित करने के जो चांसेस है वो कम नहीं हो रहे, बिकॉज मैग्नेट ब्रेन्स ने अब यूट्यूब चैनल के साथ साथ अपनी एक वेबसाइट भी डेवलप कर ली है। और ये हमने क्यों किया है, तो बेसिकली जो हमारा चैनल है यूट्यूब पे, उसपे अभी अगर मैं आपसे बात कर रहा हूं इस वक्त भी मोर देन 25-30,000 वीडियोस हमारे यूट्यूब पे हैं और हर दिन नित्य नवीन नए वीडियोस ऐड होते जाते हैं, क्योंकि हम लोग नया नया कंटेंट आपको डिलीवर करते जा रहे हैं। परंतु इस सारी स्पीड में, इस सारे भागदौड़ में कहीं आपके काम के सेशंस गुम ना जाएं, कहीं आप मिस ना कर जाएं, उनको ये हमेशा चिंता लगी रहती है हमें। इसलिए हमने क्या किया है, हमने कक्षा 8वीं 9वीं 10वीं एनटीएससी ओलंपियाड टर्म 2 एग्जाम्पलर सबके लिए अलग अलग टैब बना दिए हमारी वेबसाइट पे, ताकि आप
अपने काम के वीडियोस, अपने काम के सेशंस, लेक्चर्स यहां पे आसानी से ढूंढ सके। फॉर एग्जांपल आप एनटीएससी पढ़ना चाहते हैं तो एनटीएससी के टैब पे क्लिक कीजिए। एनटीएससी से संबंधित सारे सब्जेक्ट्स और सारे टॉपिक्स आपको एक ही जगह पे मिल जाएंगे। फॉर एग्जांपल साइंस के लिए वहां पे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी है, मैथ्स है, सोशल साइंस है, मैथ है, सारे एक ही जगह पे मिल गए। अब आपको जो भी पढ़ना है केवल उसके वॉच नाउ के टैब पे क्लिक कीजिए। कुछ इस तरीके से आपको यहाँ पे चैप्टर वाइज लिस्ट मिल जाती है, हर एक चैप्टर में कितने लेक्चर्स हैं वो पूरी जानकारी मिल जाती है। जैसे यहाँ पे देखिए नंबर सिस्टम में हमारे 22 लेक्चर हैं, बेसिक ऑपरेशन में हमारे 18 लेक्चर हैं, तो ये सारे आपको एक ही जगह पे मिल जाते हैं। बस आपको क्या करना है, यहाँ पे वॉच नाउ के टैब पे क्लिक करना है। जैसे ही आप वॉच नाउ के टैब पे क्लिक करेंगे वहां पे आपको फिर इजीली यहाँ पे सेशन जैसे दिख रहे हैं वैसे ही दिख जाएंगे। बस आपको यहाँ पे प्ले का बटन दबाना है, वीडियो आपके आराम से चलते रहेंगे, सेशन चलते रहेंगे, आप पढ़ाई कर सकते हैं। यहाँ पे बेस्ट पार्ट ये है कि न कोई एडवर्टाइजमेंट है, न कोई ब्रेक है, न कोई डिस्ट्रैक्शन, न कोई नोटिफिकेशन। केवल और केवल आपका और हमारा पूरा ध्यान कहाँ रहता है, पढ़ाई पे, कॉन्सेप्ट लर्न करने पे रहता है। सेम टीचर, सेम कॉन्सेप्ट, बट विथ लेस डिस्ट्रैक्शंस एंड हेंस बेटर फोकस। चलिए, With this we come to the end of our session। तो हमारी जो एनटीएससी की तैयारी चल रही है जिसमें 60 पार्ट स्टेज 1 के लिए हम लोग मैथ्स के बहुत सारे टॉपिक्स पढ़ रहे हैं, उसमें आज का हमारा जो सेशन था वो पूरा फोकस कर रहा था हमारे थर्ड टॉपिक पे जिसका नाम है एल्जेब्रिक, जिसका नाम था एल्जेब्रा, जहां पे हम एल्जेब्रा से संबंधित बेसिकली पॉलिनोमियल संबंधित काफी सारी चीजें हमने पढ़ी। आने वाले सेशंस में हम इनके सवाल सॉल्व करेंगे। आपको बस क्या करना है, लगातार पढ़ाई करनी है, कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज करना है, अपने नोट्स बनाने हैं और अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। एक छोटी सी रिक्वेस्ट और, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब एंड यस वीडियो को शेयर जरूर करें। बाकी तो अच्छे से पढ़ाई करें, अपना ख्याल रखें, स्टे होम, स्टे सेफ, टेक केयर, बाय बाय, गुड डे, सी यू सून।